नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 19। इससे पहले दोस्तों सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से दोस्तों 18 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला है, गुजरात विजय की याद में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था। ऑप्शन देखिए, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, बड़ा इमामबाड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। अकबर के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो अकबर ने दोस्तों गुजरात विजय की याद में किसका निर्माण कराया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अकबर ने गुजरात विजय की याद में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ से बुलंद दरवाजे से आपको याद रखना है, बुलंद दरवाजा जो है दोस्तों इसका निर्माण अकबर ने कब किया। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है अकबर ने कब किया, तो याद रखेंगे दोस्तों 1573 में किया। ठीक है, 1573 में दोस्तों अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है दोस्तों। बुलंद दरवाजा है आपका आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, आगरा के समीप फतेहपुर सिकरी में है। ठीक है, फतेहपुर सिकरी। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ बुलंद दरवाजे को दोस्तों विजय द्वार भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, क्या कहा जाता है, विजय द्वार। ठीक है, याद रखेंगे बुलंद दरवाजे को विजय द्वार भी कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं, हम वास्तुकला की बात करें तो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है दोस्तों बुलंद दरवाजा। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, श्री रंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। आपको बताना है दोस्तों, श्री रंगपट्टनम की संधि के अनुसार निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था। ऑप्शन देखिए, मैसूर, हम्पी, मालाबार, कन्नूर। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। रंगपट्टनम की संधि के अनुसार दोस्तों निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश को सौंप दिया गया था, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मालाबार। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, श्री रंगपट्टनम की संधि कब हुई। ठीक है, तो याद रखेंगे श्री रंगपट्टनम की जो संधि है दोस्तों ये हुई थी 1792 में। ठीक है, 1792 में दोस्तों श्री रंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है, और आपको याद रखना है, आपको पूछा जा सकता है श्री रंगपट्टनम की संधि जो है किसके बीच हुई। ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि श्री रंगपट्टनम की संधि जो है किसके बीच हुई, तो सीधे आप याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों ये आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से था, और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान। तो अगर आपको पूछा जाता है कि श्री रंगपट्टनम की संधि किनके बीच हुई, तो आपको याद रखना है यह संधि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के बीच हुई। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। चलिए आंसर कीजिए, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ स्वराज पार्टी। ठीक है, ऑप्शन देखिए 1920, 1921, 23 या फिर 26। क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। अगर आपको पूछा जाता है पूरा, तो डेट वाइज आप इसको याद रखेंगे 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को दोस्तों क्या हुआ था, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा की गई, आपको पूछा जा सकता है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, तो याद रखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किसने की, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने की, चित्तरंजन
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, ठीक है। ये दोनों फैक्ट याद रखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। किसने की? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। दोनों फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? आपको बताना है भारत में सर्वप्रथम, सबसे पहले भारत में स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? ऑप्शन देखिए, कुषाण, गुप्त, मौर्य, भारतीय, यूनानी। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? सर्वप्रथम की बात हो रही है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं, इनकी सोने की मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? तो 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूनानी, ठीक है। तो भारतीय यूनानी जो है दोस्तों, इन्हें सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो यूनानियों के बाद स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? कुषाणों ने, ठीक है। तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे दोस्तों, बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको बताना है बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखिए, कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण जो है दोस्तों किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों सम्राट अशोक के द्वारा कराया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। बिहार के बोधगया में जो महाबोधि मंदिर है, इसका निर्माण कराया था सम्राट अशोक के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे, भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आपको बताना है भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर दोस्तों किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हिमालयी यू, ठीक है। हिमालयी यू एक औषधि पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? एक औषधि पौधा है दोस्तों ये हिमालयी यू, ये किस राज्य में पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ए और बी दोनों, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। जो हिमालयी यू एक औषधि पौधा है दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, जो ये हिमालयी यू जो ये औषधि पौधा है दोस्तों, ये किस में काम आता है? याद रखेंगे दोस्तों, कैंसर बीमारी को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कैंसर बीमारी को ठीक करने के लिए इस औषधि का प्रयोग किया जाता है, हिमालयी यू का, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है कौन सा राज्य इनमें से दालों में सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन देखिए, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? क्वेश्चन नंबर 8 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश दालों में दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक है, इनके सबसे ज़्यादा दाल जो है उसका उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारत का अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन मार्गों से होता है? आपको बताना है भारत का जो अधिकांश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो किन मार्गों से होता है। ऑप्शन देखिए, रेलवे और हवाई, समुद्र और हवाई, केवल रेलवे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा समुद्र और हवाई मार्गों से अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है भारत में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। समुद्र और हवाई मार्गों से भारत का अधिकांश जो है
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर करेंगे, भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है। आपको बताना है भारत में मानसून की जो अवधि है वो कितनी होती है। नीचे ऑप्शन देखिए, 40 से 50 दिन, 50 से 80 दिन, 100 से 120 दिन या फिर 150 से 200 दिन। क्या हो जाएगा राइट आंसर 10 का। भारत में दोस्तों मानसून की जो अवधि है वो कितनी होती है, 100 से 120 दिन की होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं और कई बार दोस्तों परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव जो है किस सदन में लाया जाता है। ऑप्शन देखिए, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव जो है दोस्तों ये किस सदन में लाया जाता है, ये लोकसभा में लाया जाता है। ए ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है। आपको बताना है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं दोस्तों उनको कौन हटा सकता है, ये बताना है। ऑप्शन देखिए, संसद, राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं इनको कौन हटा सकता है, इनको जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए 13 नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। आपको बताना है भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे हमेशा दोस्तों कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। अभिरक्षक है दोस्तों कौन है, याद रखेंगे अभिरक्षक है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, कभी भी या किसी भी दशा में। तो क्या हो जाएगा 14 का राइट आंसर। आप सभी जानते हैं दोस्तों नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं इनको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों उनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है उनको निलंबित किया जा सकता है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 35, 36, 39 या फिर 45। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर। आपको बताना है दोस्तों भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का दोस्तों। क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे ये है आपका भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों क्या है देखिए, 16 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को कब मंजूरी दी। आपको बताना है भारत सरकार ने जो राष्ट्रीय किसान नीति है इसको कब मंजूरी दी। ऑप्शन देखिए, 2006, 2007, 2010 या फिर 2011। क्या हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय किसान नीति को भारत सरकार ने कब मंजूरी दी, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 2007 में मंजूरी दी दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 है दोस्तों, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है। ऑप्शन देखिए, सकल राजस्व आय, सकल घरेलू उत्पाद, कुल आय या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 17 का। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, किसी देश में उत्पादन किए गए अगर संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य जो है उसका क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, जीडीपी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो आपको बताना है दोस्तों कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन देखिए, विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन सी, या फिर विटामिन के और विटामिन डी, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों, क्या हो जाएगा, विटामिन बी और सी। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। अगर यहाँ से आपको दो क्वेश्चन दोस्तों हमेशा यहाँ से पूछे जाते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील कौन कौन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन के होता है। ठीक है, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये किस में आते हैं, ये वसा में आते हैं दोस्तों। वसा में घुलनशील घुलनशील आपको पूछा जाता है कि कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील हैं, तो आप याद रखेंगे इसको, विटामिन के, ई, डी, ए, ये वसा में घुलनशील विटामिन है, इनको याद रखेंगे। और जल में घुलनशील कौन कौन से हैं, बी और सी। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे, इसको कीड़ा करके याद रखें, वसा में घुलनशील जो विटामिन है, और जल में घुलनशील आपको याद ही रहेगा बी और सी। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा। आपको बताना है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ऑप्शन देखिए, 110वां स्थान, 15वां, 115वां स्थान, 114वां, या फिर 116वां। क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये मैंने आपको पहले भी जब करंट अफेयर्स आपको बताया था मैंने, वहाँ पर मैंने आपको सारे जो है इंडेक्स और सूचकांक बताए थे। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है, 115वां स्थान है भारत का। ठीक है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन। देखिए, G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। आपको बताना है G7 शिखर सम्मेलन 2025, तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो कहाँ किया गया था। ऑप्शन देखिए, भारत, कनाडा, इटली, बांग्लादेश। तो क्या हो जाएगा दोस्तों उसका राइट आंसर 12 का। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ था दोस्तों कनाडा में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। लगातार दोस्तों मॉक टेस्ट आप सभी के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें हम सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और जीएस जो है इस पर लगातार जो है मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं दोस्तों, जिससे आप लोगों की जो है एग्ज़ाम से पहले जो है आप लोगों की अच्छी तैयारी हो पाए। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।